जय हिंद सभी साथियों को। आप सब उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों की जो डिमांड आ रही थी कि सर बीएनएस कहाँ से कवर करें, बीएनएस को कैसे पढ़ें, बीएनएस के लिए सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों की डिमांड को लेकर मैं एक यूट्यूब पर वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैंने संपूर्ण बीएनएस को शॉर्ट में बताया है। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं सिर्फ वही लेके आया हूं। मुश्किल से 8 से 10 पेज होंगे जिसमें मैंने सारा कुछ कवर अप किया हुआ है और मैंने टॉपिक वाइज लिए हुए हैं। जैसे बच्चों से संबंधित अपराध हैं उनको अलग टॉपिक में, महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उनको अलग टॉपिक में, चोट या क्षति से संबंधित अपराध हैं उनको अलग टॉपिक में। इस तरह से मैंने अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को बहुत प्यार देना और लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो फिर अगली क्लास भी आएगी बीएनएसएस की और एक्ट वगैरह की। जितना भी जीएस का सिलेबस होगा सारा कुछ कवर कराऊंगा अगर आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों को देखिए, पहले जब बीएनएस समझना है तो कुछ उसके बेसिक पॉइंट हैं उनको कवर अप करना होगा। जैसे कानून क्या है, अपराध कितने प्रकार के होते हैं, कानून कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दीवानी मामले होते हैं, कौन से आपराधिक मामले होते हैं, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है अगर बीएनएस को समझना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने जो पहला टॉपिक लिया हुआ है वो बेसिक वाला लिया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बीएनएस का। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में। 2017 वाले एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन उसके जो है बेसिक से बने हुए थे, धाराएं कम बाद में पूछी गई थी और जो है बेसिक से ज़्यादा पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हम लोगों को समझना है सबसे पहले कि कानून क्या है। हम लोग देखेंगे कानून क्या है। तो कानून जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दीवानी मामले, एक होता है हमारा दीवानी मामले और दूसरा होता है हमारा आपराधिक मामले। एक होता है दीवानी मामले, दूसरा है आपराधिक मामले। कानून दो प्रकार का होता है, दीवानी मामले, आपराधिक मामले। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा क्लास में ही याद करवाते चलूँ। तो देखिए दीवानी मामले क्या होते हैं। दीवानी मामलों में आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है। दीवानी मामले उन्हें कहेंगे जिनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है। दीवानी मामलों के अंतर्गत जैसे ज़मीनी मामले, किराएदार आदि मामले जो हैं वो दीवानी मामले होते हैं। इनमें जो है सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। जो दीवानी मामले होते हैं हमारे, इनमें सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। और जो आपराधिक मामले हैं इनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति या सज़ा या दोनों का प्रावधान होता है। जैसे कि इसमें हत्या है, रेप है, ये आदि केसेस जो है हमारे आपराधिक मामले के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑस्टिन, यानी कि ये ऑस्टिन का कथन है कि विधि विधि संप्रभु का समावेश है। यहाँ समावेश लिख गया है जो कि गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है समावेश, विधि संप्रभु का समावेश है। देखिए ये सारे नोट्स मैंने जो है खुद अपने हाथ से रिटन में लिखे हुए हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वही नोट किया है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करीब 10 पेज होंगे, यानी कहें तो 4 या 5 पन्ने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इसी में मैंने सब कुछ कवर किया है और आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप एक बार नोट्स बना लेते हैं तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। और आप एक बार पूरी क्लास देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को 2x पे करके मतलब 1.5x पे करके, मतलब जितना आपको कंफर्टेबल लगे उस पर करके रोज़ सुबह एक बार सुन लेना है। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लगभग 30 मिनट 40 मिनट के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब आगे देखेंगे अपराध क्या है। ये तो बता दिया कि ऑस्टिन का जो कथन है वो है विधि संप्रभु का समादेश है। यहाँ पे आप ठीक कर लेना, यहाँ समादेश है, विधि संप्रभु का समादेश है। अब अगला स्टेप है हमारा अपराध क्या है। अपराध वह है जिसमें समाज को क्षति पहुँचे, उसे हम क्या कहेंगे, अपराध। अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो देखिए अपराध के लिए ह्यूमन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अपराध तभी होगा जब वहाँ पे कोई ह्यूमन होगा, यानी कि कोई मानव होगा। अगर वहाँ पे मानव नहीं होगा तो उसको अपराध नहीं कहेंगे। जैसे हम कहें कि भैंस ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये अपराध, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्या भैंस थोड़ी किसी का मर्डर कर सकती है। यदि कर भी दिया, मान लो भैंस ने किसी को मार भी दिया होगा, तो उसमें हम लोग अपराध की श्रेणी में उसको नहीं रखेंगे। इस वजह से अपराध के लिए मानव का होना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन का होना ज़रूरी है अपराध के लिए। और आगे देखेंगे जैसे अपराध के लिए सबसे पहले तो 4 तत्व हैं। जैसे कि दुराशय, एक तो होता है दुराशय जिसको कहते हैं बैड इंटेंशन, बैड इंटेंशन कहते हैं दुराशय। और आशय, योजना या क्षति, यानी कि मतलब पहले से वो योजना बना ले अपराध के लिए। देखो
दुराशय, आशय, योजना, क्षति और मानव, इन पांचों से मिलकर ही अपराध होगा। यदि हम कहें केवल मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये प्लानिंग करता है कि मुझको बी को मारना है। जब तक ये बी को मार नहीं देगा तब तक वो अपराध नहीं होगा। यदि वो केवल प्लानिंग करता है, उसको मारता नहीं है, तब तक वो अपराध नहीं होगा। और अगर वो इसको जाके मार दे, यानी पहले प्लानिंग कर ले, यानी कि योजना बना ले, और इसके बाद उसका जो है मर्डर कर दे, तब जाके ये अपराध बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब मनोवृत्ति को मेंसरिया भी कहा जाता है। मनोवृत्ति को क्या कहते हैं? मेंसरिया कहते हैं। मनोवृत्ति को मेंसरिया कहते हैं। और ये समझ लीजिएगा, आपराधिक मनोवृत्ति कहते हैं, यानी कि मेंटेलिटी, यानी कि या मेंटेलिटी कहें या माइंड सेट कहें, या मतलब कुछ भी कह सकते हैं, मेंटेलिटी या माइंड सेट, यानी कि उसकी जो पहले से योजना बन चुकी होती है उसको कहते हैं मनोवृत्ति। तो कार्यान्वयन को क्या कहते हैं? कार्यान्वयन को कहते हैं एक्टस रियस। कार्यान्वयन को एक्टस रियस कहते हैं। देखो, मेंस रिया और एक्टस रिया मिलके क्राइम को जन्म देते हैं। मेंस रिया और एक्टस रियस मिलके किसको जन्म देते हैं? क्राइम, यानी अपराध को जन्म देते हैं, अपराध का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे अपराध के प्रकार, यानी अपराध के प्रकार कितने हैं? तो अपराध के प्रकार होते हैं हमारे दो। अपराध के दो प्रकार होते हैं। अपराध के कितने प्रकार हैं? अपराध के दो प्रकार हैं। अपराध की एक तो है संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। ये संज्ञेय अपराध, इसमें गंभीर अपराध होते हैं। इसमें कैसे अपराध होते हैं? गंभीर अपराध। इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब इसमें जो है बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। ये जो है बड़े लेवल के अपराध होते हैं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। इस अपराध में यदि आपने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, मतलब उसके समक्ष बयान कराना होगा। और इसमें जो है मिनिमम सज़ा 3 साल होती है, यानी कि 3 ईयर प्लस, यानी कि 3 साल से अधिक की सज़ा होगी। इस वाले केस में आपको 3 साल की मिनिमम सज़ा होगी, 3 साल से ऊपर ही होगी। और अब समझेंगे असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध ये छोटे अपराध होते हैं, जैसे मारपीट है। इसमें वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है। इसमें ज़मानत मिल सकती है, इसमें ज़मानत मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो मैक्सिमम 3 ईयर है, यानी कि 3 ईयर माइनस, यानी कि 3 साल से कम सज़ा का प्रावधान है। इसमें अधिकतम सज़ा होगी वो 3 साल तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब BNS 35(3) नोटिस साइन करवाकर ज़मानत, यानी कि इसमें जो है ज़मानत का भी प्रावधान होता है। इसमें जो दरोगा होता है वो एक 35(3) का नोटिस साइन होता है, जिसको साइन करवा के बंदी व्यक्ति को जमानत दे सकता है। जब आप दरोगा बन जाएंगे तो एक BNSS 35(3) का एक नोटिस साइन होता है, जिसको दरोगा चाहे तो खुद मतलब साइन करवा कर उसको जमानत दे सकता है, यानी बेल मिल सकती है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। हम लोग आगे देखेंगे। आगे है हमारा, अब थोड़ा IPC के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि उसको भी समझना ज़रूरी है। बेसिक पॉइंट हो सकता है पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम समझेंगे यहाँ पे प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग, अब इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। 1833 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कहूँ तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रथम विधि आयोग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिनका कार्यकाल था 1828 से 1835। इसके अध्यक्ष थॉमस बेबिंगटन थे। यानी कि जो प्रथम विधि आयोग बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकॉले थे, जिनका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग 1955 में बना। यानी कि अगर एग्जाम में पूछे कि स्वतंत्रता के पश्चात कब विधि आयोग बनाया गया, तब 1955 में बना था। इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद बना है, इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। जो आयोग 1955 में बना, उसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में 24वां विधि आयोग चल रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये अभी करंट में चल रहा है। इसका गठन 2024 में हुआ है। जो वर्तमान में 24वां विधि आयोग चल रहा है, इसका गठन 2024 में हुआ है। 21वां विधि आयोग, इसको भी याद करके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। 21वां विधि आयोग 2018 में समाप्त हुआ था, और इसके अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलबीर सिंह चौहान। देखिए, आप लोग कंटेंट देख के समझ सकते हैं कितनी मेहनत की गई, किस तरीके से कंटेंट बनाना है।
किस तरीके से कंटेंट बनाया है। अगर आप मेरी माने तो आप भी इसको जो है नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा अच्छे से मतलब याद रहेगा। आपको बार बार क्लास भी नहीं देखनी पड़ेगी, आप उसी से रिवीजन कर सकते हैं। और आप लोग कंटेंट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा, हो सके तो इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। आईपीसी का बिल संसद में 6 अक्टूबर आईपीसी का बिल संसद में 6 अक्टूबर 1860 को पेश किया गया था, ये भी याद रखेंगे। आईपीएस का दूसरा नाम ताज-ए-राते हिंद था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2017 वाले एग्ज़ाम में भी पूछा गया और 2021 वाले एग्ज़ाम में भी पूछा गया। 2021-22 जो हुआ था एग्ज़ाम उसमें भी पूछा गया, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आईपीसी 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत पर लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में उस समय पे चल रही थी आरपीसी यानी कि रणवीर पीनल कोड, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक वंश था जिसके राजा थे रणवीर सिंह। तो उन्होंने अपना खुद का कानून चला रखा था, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं था। अभी 370 अभी 2019 में मतलब 2000 जो वहाँ पे धारा 370 लगी थी उसको 2019 में हटाया गया है। उसके पहले वहाँ पे रणवीर पीनल कोड चलती थी आरपीसी। 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत पर लागू, यानी कि जो आपकी आईपीसी है वो 31 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत पर लागू की गई थी। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका शुरू हो रहा है। अभी तक आपने समझा नहीं समझा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आप लोग अब प्रिपेयर हो जाइए। यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू हो रहा है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या, बीएनएस के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, बीएनएस का जो बिल है वो 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया, यानी कि जो बिल है वो 11 अगस्त 2023 को लोकसभा से पास हुआ और 10 नवंबर 2023 को रिपोर्ट की सिफारिश की गई और संसदीय स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट, यानी कि इसके लिए एक संसदीय स्थायी समिति बनाई गई थी। इसके लिए एक स्थायी संसदीय समिति बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जारी करी 10 नवंबर 2023 को और जो है बीएनएस लागू करने की सिफारिश करी इस समिति ने। हम लोग इसके आगे वाला पॉइंट देखेंगे। 12 दिसंबर 2023 विधेयक प्रस्तुत, अमित शाह ने विधेयक प्रस्तुत किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है एग्जाम में कि विधेयक किसने पेश किया, तो अमित शाह ने पेश किया। 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुई, 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुई और इसमें कितने 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं, जिसमें 20 अध्याय हैं यानी कि 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शंस हैं हमारे, यानी कि 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे आईपीसी। देखिए आईपीसी में कितने हमारे चैप्टर थे, आईपीसी में थे 23 चैप्टर। आईपीसी में कितने, आईपीसी में 23 चैप्टर और जो है सेक्शन कितने 511 सेक्शन है आईपीसी में 511 सेक्शन और 23 चैप्टर। और जो हमारी बीएनएस 2023 है, आईपीसी याद रखना ये कब लागू हुई थी 1860 में, यानी कि 1860 में बनी और लागू 1861 में हुई थी। और बीएनएस 2023 इसमें 20 चैप्टर हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं। बीएनएस 2023 में 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शंस हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि टॉप 10 चेंजेस आईपीसी और बीएनएस में जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंजेस किए गए हैं वो देखेंगे हम। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, पहले जो मतलब आईपीसी में नहीं था उसमें बीएनएस में थोड़ा बहुत ऐड किया गया है। तो देखिए मॉब लिंचिंग के लिए पनिश, यानी कि भीड़ के द्वारा हिंसा, मतलब मॉब लिंचिंग के लिए पनिश, यानी पहले इसका जिक्र आईपीसी में नहीं था, इसका बीएनएस में नया जोड़ा गया है मॉब लिंचिंग के बारे में। ये पहले बीएनएस आईपीसी में नहीं था, इसको बीएनएस में नया जोड़ा गया है। अब इसके बाद देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि संगठित अपराध। अब आप संगठित अपराध समझते हैं क्या है? संगठित अपराध ऐसे हैं जैसे शराब तस्करी है, मानव तस्करी है, ये संगठित अपराध हैं। ये प्रॉपर कोई एक बंदा मिलके नहीं कर सकता, इनमें बहुत सारे बंदों की आवश्यकता होती है
तब ये असंगठित अपराध होंगे। यानी आप लोग समझ सकते हैं संगठित का मतलब, यानी कि बहुत सारे लोगों को कोई संगठन बना के फिर इसको अपराध किया जा रहा हो तो उसको बोलते हैं संगठन, संगठित अपराध। और इसका जिक्र बीएनएस में है, जो कौन सी धारा में, वो धारा 111 में है, 111 में। पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि क्षुद्र संगठित अपराध, क्षुद्र संगठित अपराध यानी कि जेब कतरी, जैसे कि जेब कतरी है, जेब कतरी, दुकानों से चोरी, जेब कतरी और दुकानों से चोरी, ये हमारे कैसे हैं, क्षुद्र अपराध हैं, क्षुद्र संगठित अपराध हैं। और इसका जिक्र बीएनएस की धारा 112 में किया गया है। और सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट, इसको नया जोड़ा गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जो ट्रैफिक पुलिस है, वो जो मतलब जो लड़के या मतलब कोई भी मानव हो या गर्ल्स हो, मतलब कोई भी हो जो हेलमेट पहन के नहीं आ रहा बंदा, उसको पनिश दे रहे हैं कि यहाँ पे झाड़ू लगाओ, यहाँ पे मतलब सफाई करो। तो ये सामुदायिक सेवा हो गई, ये सामुदायिक सेवा की क्या हो गई, एक तरह से पनिश हो गई कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो यहाँ पे झाड़ू लगानी पड़ेगी आपको, ये पनिश हो गई एक तरह से। तो ये बीएनएस में नई जोड़ी गई है। टेररिस्ट एक्ट, आतंकवाद, आतंकवाद का जिक्र बीएनएस की धारा 113 में है। आतंकवाद का जिक्र कौन सी धारा में, धारा 113 में, ये भी नई जोड़ी गई। अब आगे देखते हैं, आगे 6वां पॉइंट है हिट एंड रन की पनिशमेंट, हिट एंड रन की पनिशमेंट। अब आप लोग पूछेंगे हिट एंड रन क्या होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं क्लियर, लेकिन अभी आप इतना समझ लिए हिट एंड रन उसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो तेज स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा, मतलब भाग के एकदम, मतलब तेजी से ले जा रहा है स्पीड में, और ले जाकर उसने यानी ठोक दी, यानी मतलब हिट कर दी। हिट करने के बाद भी व्हीकल अपनी वहाँ से लेके, मतलब अगर ठीक ठाक पोजीशन में थी तो मान लो वो लेके भाग गया, या तो वहीं छोड़ छाड़ के भाग गया। तो मतलब उसने पहले तो ठोक दी यानी हिट कर दी, उसके बाद रन यानी कि भाग गया। तो उसके लिए जो पनिशमेंट है उसमें चेंज किया गया है। तो ये किस में आता है, ये आता है एक्सीडेंट की धाराओं में। ये किस में आता है, ये हमारा आता है एक्सीडेंट की धाराओं में। अब हम लोग देखेंगे राजद्रोह को हटाकर, राजद्रोह को हटाकर सिमिलर प्रोविजन, राजद्रोह को हटाकर सिमिलर प्रोविजन, राजद्रोह शब्द जो था उसको हटा दिया गया, उसको जो है एक समान प्रोविजन उसके लिए बना दिए गए। यानी फेक करेंसी को रखना अब अपराध नहीं, यानी अगर आप फेक करेंसी यानी कि जिसको हिंदी में बोलें, शुद्ध हिंदी में जाली नोट, अगर आप जाली नोट रख रहे हैं तो अब उसको रखना अपराध नहीं है। पहले आईपीसी में इसको रखना अपराध होता था। तो चोर की परिभाषा को बढ़ाया गया है प्लस साइबर फ्रॉड, यानी कि चोर की जो परिभाषा थी वो पहले आईपीसी में सीमित थी, केवल चोर की परिभाषा थी, अब उसमें साइबर फ्रॉड को और जोड़ दिया गया है। अब झपट मारी स्नैचिंग को सेपरेट ऑफेंस, यानी कि स्नैचिंग थी, जो झपट मारी थी उसको एक अलग मतलब अलग धाराओं में वर्जित किया गया है। पहले जो झपट मारी थी उसको चोरी के अंतर्गत रखा गया था, अब जो है झपट मारी की अलग प्रॉपर एक धारा बना दी गई, उसको मतलब चोरी से अलग कर दिया गया है। समझ गए आप। तो ये हमारे जो टॉप चेंजेस थे बीएनएस में और आईपीसी में, वो ये चेंजेस किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं, टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा। तो अब आप यहाँ से प्रॉपर तैयार हो जाइए एकदम। अभी तक आप सो रहे तो प्लीज़ सोना मत। अब आप लोगों के लिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शुरू होने जा रहा है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना याद करके जाएंगे तो मैं गारंटी कह सकता हूँ एग्ज़ाम में इसके बाहर नहीं आएगा लगभग। अगर प्रश्न बनेंगे तो लगभग यहीं से बनेंगे, और फिर तो भाई राम मालिक है, प्रश्न उनको पूछना है तो कहीं से ही पूछ सकते हैं। भाई मुझको जो लगा मैंने वो आपको बता दिया कि प्रश्न अधिकतर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमारा जो पहला टॉपिक हमने लिया वो लिया हार्ट, हार्ट चोट या क्षति पहुँचाना, चोट या क्षति पहुँचाना, तो इसको बोलेंगे क्या, हार्ट। देखिए हार्ट के लिए है धारा 114। तो धारा जो सेक्शन 114 है उसमें क्या, उपहति, उपहति यानी कि चोट पहुँचाना, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा या शिथिलता पहुंचाना। मतलब कोई व्यक्ति ए है और वो बी को जो है मान लो उसका पैर तोड़ दिया उसने, तो क्या उसको क्षति पहुंचा दी, यानी उपहति कर दी, यानी चोट पहुंचा दी। तो इसके लिए कौन सी धारा लगेगी उस पर, तो धारा 114 लगेगी। अब हम लोग देखेंगे धारा 115(1), यानी कि स्वेच्छया उपहति कारित करना, यानी कि स्वेच्छया उपहति कारित करना, जैसे कि सिंपल हर्ट यानी कि थप्पड़ यानी तमाचा,
यानी कि मतलब छोटी मोटी, जैसे मान लो तमाचा मार दिया मजाक मजाक में, उसके ज़्यादा तेज लग गया और वो कोर्ट चला गया, तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी? 115(1). आप किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते। धारा 115(2) यानी कि स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड। स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 115 की उपधारा 2 में दिया गया है, जिसके लिए मैक्सिमम 3 ईयर और मिनिमम 6 मंथ तक जो है पनिश का प्रावधान है इसके लिए। इसको याद रखेंगे। अब धारा 116, ये धारा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घोर उपहति। ये धारा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घोर उपहति, इसको याद रखेंगे एकदम से। घोर उपहति, घोर उपहति मतलब किसी का मान लो सर फोड़ दिया आपने, मतलब उसको ऐसी इंजरी कर दी आपने कि मतलब मान लो उसकी आंखें फोड़ दी, अब वो देख नहीं सकता, तो किसी का मतलब अंग इस तरीके से मतलब एक्सपोज कर देना कि वो दोबारा उस अंग मतलब वो बिल्कुल उस अंग से वो दोबारा कुछ काम न कर पाए। मान लो आपने किसी का हाथ पूरा काट दिया, तो अब वो तो हमेशा के लिए कट गया ना उसका हाथ। तो मतलब इस तरह की जो उपहति होगी वो घोर उपहति कहते हैं उसको। जैसे मान लो सपोज करो कोई बंदा ये है और ये क्या करता है, ये बी को जो है बी को अंधा कर देता है, दोनों आंखें फोड़ देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? घोर उपहति। उसके लिए इस पर कौन सी धारा लगेगी? धारा 116 लगेगी। अब हम लोग देखेंगे धारा 117। धारा 117, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना मतलब जो अपनी इच्छा से मतलब अपनी इच्छा से स्वेच्छा घोर उपहति कारित कर देता है, तो उसके लिए धारा 117 लगेगी। जैसे किसी पैने धारदार हथियार से मान लो उसके पास जो बंदूक है उसका जो बट होता है, बट से किसी पर तेज से मार देना या चाकू से प्रहार कर देना, तो उसको बोलते हैं स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। इसके लिए कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 117 लगेगी उस पर। हम लोग आगे देखेंगे। और जो इसके लिए, हाँ ये जरूर याद रखेंगे, धारा 117 में पैने धारदार हथियार से अगर मान लो किसी पर चोट करी गई, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, तब जाके पता चलेगा मतलब कितनी चोट है, उसके लिए उसी हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, एक्सरे टेस्ट। इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब धारा 118 यानी कि डेडली वेपन के साथ में उपहति, मतलब किसी ने ली उसके बंदूक जो है पैर में मार दी, उसके पैर में मार दी या हाथ में मार दी, कि मतलब किसी ऐसी जगह मार दी कि वो मरे भी ना और उसको चोट भी पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं डेडली वेपन के साथ में उपहति करना। जैसे मान लो सपोज करो कोई बंदा ए है और वो बी के क्या है बाजू में गोली मार देता है, तो इसको बोलेंगे घोर उपहति कारित करना। इसके लिए धारा कौन सी लगेगी? धारा 118 लगेगी। धारा 118। अब हम लोग देखेंगे धारा 124 1 और 2 दोनों हैं इसी में। अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करना। मान लो कोई बंदा है, वो मान लो किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक वगैरह कर देता है, उसका चेहरा विख्यात करने के लिए, मतलब चेहरे की सुंदरता को खराब करने के लिए उस पर एसिड अटैक कर देता है, तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी? धारा 124 की 1 और 2 धाराएं लगेंगी। धारा 126, सदोष अवरोध यानी गलत तरीके से रोकना। अब जैसे सपोज करो मान लो कोई बंदा ए है, उसको जाना था कोर्ट में उसको गवाही देने के लिए, और एक बंदा बी है, वो उसको गवाही देने के लिए नहीं जाने देता, उसको रास्ते में रोक के रखता है, तो वो क्या बोलते हैं? उसको सदोष अवरोध। तो उसको क्या बोलेंगे? सदोष अवरोध। उसके आगे गाड़ी लगा दी और उसको बोला भाई तू आज नहीं जाएगा, तू गया तो समझो तेरे को ऊपर भेज दूंगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसको सदोष अवरोध बोलेंगे। और इसमें कौन सी धारा लगेगी? धारा 126 लगेगी। अब हम लोग देखेंगे धारा 127 यानी कि सदोष अवरोध 3 दिन, 10 दिन और ऐसे व्यक्ति का परिरोध जिसके लिए रिट निकल चुकी हो गुप्त स्थान में परिरोध। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो मान लो जिसके लिए रिट निकल चुकी है, मतलब जिसको कोर्ट में पेश होना ही होना है हर हाल में 3 दिन या 10 दिन, और आपने उसको 3 दिन से अधिक या 3 दिन या 10 दिन तक अगर आपने उसको जो है बंदी बना के रखा है, तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी? धारा 117 लगेगी। तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी? 117 लगेगी, क्योंकि उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिट निकाल रखी थी। सुप्रीम कोर्ट वहाँ मान लो कोई भी कोर्ट हो, मान लो सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, मान लो वहाँ पे वो इंतजार में बैठे हैं कि आवारा उस किसी मान लो व्यक्ति के लिए रिट निकली हो, उसको वहाँ पे किसी ने रोक के रखा, तो उसके लिए 127 धारा लगेगी। हम आगे देखेंगे।
भाई देखो, मैं ये कंटेंट आप समझ सकते हैं कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है, मतलब कितनी मेहनत से बनाया गया है। आप लोग हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और मतलब ठीक ठाक समझ में आएगा तो फिर अगली वीडियो भी लेके आएंगे, BNS की लेके आएंगे, एक्ट की लेके आएंगे, आर्टिकल भी लाएंगे। मतलब जो आप टॉपिक कमेंट कर देंगे उसी की वीडियो आपके पास आ जाएगी, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं शुरू हो रही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं हैं यहाँ से महिला संबंधी अपराध। तो यहाँ से भाई सो रहे हो तो भाई जाग जाना, यहाँ से आपका एग्जाम वाला जो है बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर शुरू हो चुका है। देखिए धारा 63 में बताया गया क्या, बलात्संग। धारा 63 में बताया गया बलात्संग। बलात्संग मतलब होता है एक तरीके से इसको बलात्कार समझेंगे। धारा 64 बलात्संग के लिए दंड, यानी धारा जो 64 है इसमें बलात्संग के लिए दंड के बारे में बताया गया। धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। मान लो कतिपय मामला होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा है 18 साल से कम है, मतलब नाबालिग है, जो कतिपय मामले मतलब जो नाबालिग के केस होते हैं उनको बोलेंगे कतिपय मामले, यानी बलात्संग के लिए दंड। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है, आईपीसी को भी याद रखेंगे। आईपीसी में 376(3) बलात्संग के लिए दंड से संबंधित है। 376(3) बलात्संग के लिए दंड। और 376 का 18 साल से कम, अगर कोई बच्ची है या स्त्री है वो 18 साल से कम है तो उसके लिए आईपीसी में 376 का धारा लगेगी। अब इन दोनों धाराओं को मर्ज कर दिया गया है बीएनएस में केवल 65 धारा के अंदर इन सबको रख दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे धारा 66 पीड़ित की मृत्यु का सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। मतलब पहले तो मान लो कोई स्त्री है, मतलब पीड़ित है, पहले से मान लो पीड़ित है, पहले तो उसका मान लो रेप किया गया, इसके बाद जब इस रेप करने के बाद उसको मतलब विकृतशील कर दिया गया, यानी उसको जो है मतलब चाकू वाकू घुसेड़ दिया उसकी गलत जगह पे, मतलब कुछ भी घुसा दिया जिससे उसका जो है मतलब शरीर का जो अंग है वो बिगड़ गया, उसकी बनावट बिगड़ गई इस तरीके के। अब मान लो वो मां नहीं बन पाएगी कभी, तो इस तरीके के जो दंड मिलेंगे, इस तरीके के केस होंगे तो उनको धारा 66 में रखा गया है, उसके लिए दंड है। और धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति के दौरान मैथुन, मतलब कोई इंडस्ट्री है या कंपनी है, मान लो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी काम करने के लिए जाती हैं, तो मान लो किसी महिला को मैथुन आदि कराने के लिए, मतलब सेक्स करवाने के लिए ज़बरदस्ती करना, तो इस प्रकार के मामले को धारा 68 में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे धारा 67 पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन, मतलब ऐसे मतलब पति और पत्नी जिनका तलाक हो चुका है फिर भी पति अपनी पत्नी को फोर्स करता है उसके साथ मैथुन करने के लिए, उसके साथ जो है सेक्स करने के लिए उसको बार बार जो है प्रताड़ित करता है, तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी, तो उसके लिए सेक्शन 67 लगेगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या है इसके बारे में। आगे जो है आगे देखेंगे, आगे है सेक्शन 82, यानी कि सेक्शन 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। मतलब पति है और वो उसके पति है और जो उसकी पहले से ही मान ली पत्नी है, और वो उसके अलावा उसकी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि पत्नी नहीं चाहती कि वो दूसरी शादी करे फिर भी वह विवाह करता है, तो इसके लिए सेक्शन 82 लगेगी। अब सेक्शन 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार सास ससुर द्वारा क्रूरता, यानी कि कोई महिला है वो अपने सास ससुर के यहाँ, यानी अपने सास ससुर के यहाँ है, उसके रिश्तेदार या उसके सास हैं या ससुर हैं या कोई भी उसके घर का सदस्य उसको जो है परेशान करता है, मान लो उसके साथ मारपीट करता है, उसको टॉर्चर करता है कि जा अपने यहाँ से तू दहेज लेके नहीं आई, जे वो फलाना ठिकाना, बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है, तो इसके लिए सेक्शन 85 लगेगी। अब सेक्शन 86 यानी कि क्रूरता की परिभाषा, तो इसमें क्रूरता की परिभाषा बताया गया कि मतलब कितने प्रकार की क्रूरताएं हो सकती हैं, इसके बारे में बताया गया है। धारा 88 यानी गर्भपात कारित करना,
मतलब जैसे गर्भपात तो आप लोग समझते ही हैं, भ्रूण हत्या करना, तो उसके लिए सेक्शन 88। अब सेक्शन 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। अब ये थोड़ा समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट धारा है, इसको याद रखना। जैसे मान लो कोई सपोज करो व्यक्ति ए है और उसकी मान लो ये पत्नी बी है, तो वो क्या करता है, अपनी मान लो पत्नी से बोलता है कि चलो तुम्हारे जो है तुम्हें जो है पेट दर्द करता है तुम्हारा, तो चलो इसकी जो है जांच करवा देते हैं तुम्हारा। और वो जांच के नाम पे डॉक्टर से मिलके क्या करता है, भ्रूण हत्या करवा देता है, यानी गर्भपात करवा देता है, तो उसके लिए सेक्शन 89 लगेगी। अगर मान सेक्शन 190 यानी गर्भपात कारित करने के आशय से कार्य करने में मृत्यु, यानी कि देखो अभी वो गर्भपात करवा रहा था और गर्भपात करवाने के आशय से वहाँ पे ले गया था, और इसके बाद उस गर्भपात करने में उस स्त्री की जो अगर मृत्यु हो जाती तो इसके लिए धारा 89 तो लगेगी लगेगी, प्लस धारा 190 भी लगेगी, दोनों धाराएं लगेंगी उसके पास। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। यदि स्त्री है जो गर्भपात के समय उसकी हत्या हो जाती है तो धारा 190 भी लगेगी, उसको उस व्यक्ति को धारा 190 भी लगेगी। अब शरीर के विरुद्ध अपराध, शरीर के विरुद्ध अपराध यानी कि आपराधिक मानववध। अब आप लोग पूछेंगे आपराधिक मानववध क्या है, तो देखिए जैसे जानबूझकर मारने का स्पष्ट इरादा नहीं। मान लो कोई व्यक्ति ए है, सपोज करो वो बी को मारने के लिए जाता है, पूरी योजना नहीं बना रखी उसने। मान लो वो धमकाने के लिए गया था कि मैं जाऊंगा इसको हड़काऊंगा, और वहाँ पे हड़काने में इसने बी से बोला कि मैं तो तुझको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू अपने आप को ज़्यादा हीरो बन रहा है, ऐसे उसको कहने लगा बी को। बी को भी गुस्सा आ गई, उसने भी, दोनों में आपस में बहस हुई और ए ने आवेश में आके उसको बी को मार दिया। तो इस प्रकार का कृत्य जो है वो होगा आपराधिक मानववध। और अगर हम देखें तो हत्या, हत्या इस प्रकार का केसेस होगा जानबूझकर मारने का इरादा, यानी कि वो पहले से ही सोच के आया था कि मैं जाऊंगा, बी वहाँ पे सो रहा होगा और उसको सोते हुए उसको या तकिया वगैरह से कुछ मुंह दाब दूंगा और उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार का कार्य जो है हत्या के केस में आता है। तो हम लोग देखेंगे आपराधिक मानववध के लिए सजा का जो प्रावधान है वो है 10 साल का है, और जो हत्या के लिए सजा का प्रावधान है वो है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। अब देखेंगे आपराधिक मानववध, किसी व्यक्ति को इस इरादे से मारना कि उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब इस इरादे से मारना कि उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब मारा तो है बट क्या मारा, आवेश में मारा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपराधिक मानववध क्या होता है, कि आवेश में किसी की मृत्यु कर देना। और इरादा इसी से था कि आप गुस्से पहले तो मान लो झड़प चल रही थी लेकिन उसको गुस्सा आ गया, उसने सोचा आज तेरे को निपटा ही देता हूँ, उसने तुरंत पट से अपने जो है चाकू वगैरह जो कुछ मान लो धारदार हथियार लिए था उससे उसको तुरंत मार दिया, तो उसको क्या बोलेंगे आपराधिक मानववध। तो इस प्रकार का जो कार्य होगा तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी, धारा 100 लगेगी। अब और जो आपराधिक मानववध के लिए हत्या का प्रावधान है वो धारा 101 में है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब धारा 102, जिस व्यक्ति की मृत्यु करना था उससे भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कायद करना। अब ये समझ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है और कोई व्यक्ति सी है। अब ये व्यक्ति है जो ए मारने तो गया था बी को, अब बी क्या है बिस्तर पे आराम से सो रहा था और चद्दर ओढ़े था, तो ये मारने गया, रात का समय था, इसको पता नहीं चला, इसने सोचा कि यहाँ पे बी सो रहा होगा, लेकिन बी नहीं सो रहा था, वहाँ पे सो कौन रहा था, सी, वहाँ पे सो कौन रहा था, सी। तो इसने सी को मार दिया, सी को मार दिया, तो मतलब मारने तो गया था किसी और को और मार किसी और को दिया। तो इस प्रकार का जो अपराध होगा उसके लिए कौन सी धारा लगेगी, धारा 102, धारा 102 लगेगी, किसी भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कर देना। अब धारा 103 हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड के बारे में बताया गया है वो है धारा 103, हत्या के बारे में दंड के बारे में बताया गया वो धारा 103 है। धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष वाले व्यक्ति के लिए दंड, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको आजीवन कारावास हुआ है फिर भी मान लो वो पैरोल पर छूट के बाहर आता है किसी काम के लिए, मतलब कोई इम्पोर्टेंट कार्य होता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो पहले से ही आजीवन कारावास के दोष में जेल में बंद है, मान लो उसके यहाँ उसकी मान लो किसी शख्स की जो है मान लो ऐसा होना बाय द वे, मान लो अगर उसके यहाँ किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है और उसको अंतिम संस्कार के लिए बाहर निकाला जाता है, तो वो अंतिम संस्कार में जाते ही फिर से किसी की मृत्यु कर देता है, तो उस व्यक्ति के लिए दंड
उसके लिए कौन सी धारा लगेगी? तो धारा 104 लगेगी उसके लिए। हम लोग आगे देखेंगे। धारा 105 सेक्शन 105 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध, मतलब गैर इरादतन हत्या, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मानववध क्या होता है। आपराधिक मानववध, गैर इरादतन हत्या। हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध मतलब जिसमें हत्या ना हुई हो। आपराधिक मानववध का प्रयास तो किया गया, मतलब लेकिन वो प्रयास उसका सफल ना हुआ हो, उसके लिए कौन सी सेक्शन लगेगी? सेक्शन 105। अब सेक्शन 106 देखेंगे, अपेक्षा लापरवाही से मृत्यु कारित करना, यानी कि लापरवाही से मृत्यु कारित करना। तो इसके लिए कौन सी धारा लगेगी? धारा 106। मतलब कोई व्यक्ति, मान लो सपोज करो व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी भी है, दोनों ने शराब पी रखी है। दोनों, मान लो ए ने शराब पी रखी है, बी ने नहीं पी है। अब ए भी मान लो छत पे खड़ा है रेलिंग के पास, दोनों झूल रहे हैं। तो बी ने तो पी नहीं रखी, बी तो पूरे होश आवाज में खड़ा है, ए थोड़ा मतलब कम होश में है। अब ये बार बार उस पर लटक रहा है। अब ये मान लो बाई द वे नीचे गिर जाता है, तो इसमें बी की लापरवाही होगी ना कि इसने इसको रोका क्यों नहीं। इसकी लापरवाही से इसकी मृत्यु हुई है। अगर ये इसको मना कर देता या इसको समझा देता कि भाई वहाँ पे मत लटक, गिर जाएगा, लेकिन बी ने रोका नहीं। बी ने कही साला चला जाए, मर ही जाए, वहाँ पे इसका जीने कोई अधिकार नहीं, साला बोझ बना हुआ है, साला चला ही जाए तो ठीक रहे। बी ने ऐसा कह दिया, तो फिर इसके लिए कौन सी धारा लगेगी? धारा 106 लगेगी। धारा 107 यानी कि शिशु, विकृत या पागल को आत्महत्या का दुष्प्रेरण। मान लो कोई पागल व्यक्ति है या कोई छोटा सा बच्चा है, मतलब जिसको समझ ना हो मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको अगर आप हुक्का देते हैं, मतलब उसको आप मतलब ऐसी सलाह देते हैं कि जा तू नदी में कूद जा, तू पहाड़ से कूद जा, या तू छत से कूद जा, तू फांसी लगा ले, मतलब जो गलत दुष्प्रेरणा देंगे, तो उसके लिए सेक्शन 107। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेषण किसी भी मानव, मतलब कोई भी व्यक्ति, अभी तो पागल है या शिशु था या विकृत था, उसके लिए दंड था। मतलब कोई भी व्यक्ति है और आप उससे कहते हैं कि तू आत्महत्या कर ले, तेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तू धरती पे बोझ है, तू एक काम कर आत्महत्या कर ले, तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी? धारा 108 यानी सेक्शन 108। और सेक्शन 109 हत्या का प्रयत्न यानी हत्या का प्रयास करना, तो कौन सी धारा लगेगी? 109, सेक्शन 109। सेक्शन 110 यानी सेक्शन 110 आपराधिक मानववध करने का प्रयास करना। अगर कोई आपराधिक मानववध करने का प्रयास करता है तो उसके लिए धारा 110 लगेगी। धारा 112 छोटे संगठित अपराध, मतलब छोटे मोटे संगठित अपराध, जैसे कि 4-5 लोग इकट्ठे हुए हैं, बीच सड़क पर कोई लड़की जा रही, वो फ़ोन से बात करी तो उसका फ़ोन झपट लिया। इस प्रकार के संगठित अपराध करने के लिए कौन सी धारा लगी? धारा 112। और संगठित अपराध की जो डेफिनेशन दी गई है वो कौन सी धारा में दी गई? वो है धारा 111 में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है धारा 113 में, आतंकवादी कृत्य। और जो संगठित अपराध जो है इसका जिक्र आईपीसी में नहीं था, इसको बीएनएस में नया जोड़ा गया है। और धारा 113 में आतंकवादी कृत्य हैं। आतंकवादी कृत्य तो आप लोग समझते ही हैं, जो भारत में होना आम बात है, होते ही रहते हैं, इसको तो आप आराम से समझ सकते हैं। अब आगे देखेंगे चोरी से संबंधित अपराध। चोरी से संबंधित अपराध, देखिए चोरी से संबंधित अपराध क्या है? देखिए धारा 303(1) चोरी, इसमें चोरी के बारे में बताया गया। धारा 303(2) चोरी के लिए दंड, मतलब चोरी के लिए दंड कौन सी धारा? धारा 303(2). चोरी 304 यानी कि झपट मारी यानी स्नैचिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था। अभी मान लो सड़क पर कोई लड़की जा रही है या मान लो कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसका सामान झपट लेना, उसी को क्या बोलते हैं? झपट मारी यानी स्नैचिंग बोलते हैं इसको। ये बीएनएस में नया जोड़ा गया, मतलब जोड़ा तो नहीं गया, पहले इसके लिए एक सेपरेट अलग से धारा बनाई गई। पहले ये कंबाइंड था, अब इसको अलग चोरी से अलग कर दिया गया। धारा 305 विशिष्ट स्थानों पर चोरी, जैसे मान लो आप किसी विशिष्ट स्थानों पर चोरी करते हैं, जैसे मान लो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में तो कोई कर नहीं पाएगा लेकिन फ़िलहाल फिर भी हो जाती है। जैसे मान लो कोई विशेष स्थान है, मान लो सरकारी कॉलेज है या स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, मान लो सरकारी जगह है, उस जगह पे चोरी करेंगे तो कौन सी सेक्शन लगेगी? सेक्शन 305 यानी धारा 305 लगेगी। धारा 307 चोरी के दौरान बाधा डालने या हिंसा का प्रयास करने पर, मतलब चोरी के दौरान, मतलब अगर आप
अगर कोई व्यक्ति है, आप चोरी करने के लिए, मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये चोरी करने के लिए गया, और बी ने इसका विरोध किया। एक व्यक्ति बी है, इसने बी ने इसका विरोध किया, तो इसने क्या किया कि इसको बी को भी मारा, बी को भी इसने जोर से मारा। तो मतलब बी जो है बाधा डालने का प्रयास कर रहा था, उसको भी मारा, और इसने क्या कर दी, फिर हिंसा कर दी। तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी, धारा 307 लगेगी, सेक्शन 307, धारा 307। धारा 308(1), ये क्या हो गया भाई, चलो धारा 308(1), धारा 308(1) उद्दापन, जबरन वसूली। आप लोग देखते हैं जैसे जबरन वसूली, मतलब तमंचा ले लिया, ये घूम रहे हैं, हफ्ता दे हफ्ता, दुकानदारों से मांग रहे हैं बाजार में। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, हफ्ता लेते हैं लोग, उस तरह के कृत्य होते हैं जो उसको धारा 308 में रखेंगे। अब 308 तो यानी कि उद्दापन का दंड है, उद्दापन का दंड धारा 308(2) में। धारा 308(3), किसी व्यक्ति को क्षति का भय दिखाकर वसूली। मतलब मान लो कोई, सपोज करो व्यक्ति ए है, और ये ए व्यक्ति बी से बोलता है, ए व्यक्ति है और ये बी से बोलता है कि तू मेरे को फलां चीज़ दे दे, वरना मैं तेरे बच्चे को उड़ा दूंगा। मतलब भय दिखा दिया उसने कि अगर तू ऐसी चीज़ नहीं देगा तो मैं तेरे बच्चे को उड़ा दूंगा। तो ये इस प्रकार के कृत्य कौन सी धारा में आएंगे, धारा 308(3) में। धारा 308(4), धारा 308(4), इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाकर वसूली। किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाना। अभी क्या कि वो किडनैपिंग का भय दिखा रहा था कि मैं तेरे बच्चे को किडनैप कर लूँगा, अब कह रहा कि मैं तेरे बच्चे की मैं हत्या कर दूंगा। भाई मृत्यु को भय दिखा दिया उसने, फलान चीज़ मेरे को दे दे, और वो नहीं दे रहा, तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी, धारा 308(4). धारा 308(6), किसी व्यक्ति को अपराध अभियोग का भय दिखा वसूली। अब धारा 308(6), धारा 308(6), किसी व्यक्ति को अपराध के अभियोग का भय दिखा वसूली। मतलब सपोज करो कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब ये क्या करता है, व्यक्ति ए है जो ये बी को धमकी देता है कि अगर तूने मेरे को 5 लाख रुपए नहीं दिए, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, मैं विधायक का बेटा हूं, मेरे चाचा विधायक हैं, मैं तेरे पे ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा भाई कि तू इसको ऐसे अपराध में फंसवाऊंगा कि तू सारा पूरी जीवन जेल में चक्की पीसेगा। इस तरह का भय दिखाकर वसूली करता है, तो उसको कौन सी धारा बोलेंगे, कौन सी धारा लगेगी, धारा 308(6) लगेगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब टाइम भी बहुत हो चुका है भाई, अब अगले नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। मैं सोच रहा था 50 मिनट में कवर हो जाएगा, लगभग जो है आपके 6-7 पेज ख़त्म हो चुके हैं। अब एक 15-20 मिनट का काम और बचा है, वो अगली क्लास में लेके आऊँगा भाई। अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना होगा। और चलिए, जय हिंद सभी साथियों को। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी साथियों को जय हिंद।